आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज का अंक बहुत खास हर बार की तरह, क्योंकि हम लेकर आए हैं बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी जानकार हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी में पहले पीपीटी किया, उसके बाद आपने MBBS किया और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। डॉक्टर साहब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्षेत्र के एक जानकार हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी आपने कोर्स किया है। तो इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी एक्सपर्टीज के साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियो में। आप सबों को धन्यवाद और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतनी सारी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हैं, एक से एक बढ़कर हैं। थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट में बताइए ना कि आपने कब क्या क्या किया। सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां से मैंने फिजियोथेरेपी की डिग्री ली। उसके बाद फिर मैंने MBBS किया, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में PG किया और फिर स्पोर्ट्स सर्जरी, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी होता है, उसमें भी ट्रेनिंग लिया मैंने जर्मनी में और इंडिया में भी। और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी PG किया मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में मैं जाते रहता हूँ। तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है आपका और बहुत हड्डियों के संबंध में बहुत जानकारी आपकी खास है। तो हम चाहेंगे कि आज ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट, जो एक बहुत आम विषय हो गया है, पर बहुत सारी बातें अभी भी हमारे श्रोता नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि इस विषय पर हम संपूर्ण जानकारी हमारे लिसनर्स तक कोशिश करेंगे जितनी पहुंचा सके। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपर्टीज है, उसका फायदा हम सब उठाना चाहेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो हमारा विषय है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये होता क्या है और क्या ये आर्थराइटिस जैसा है कि कुछ भिन्नता होती है? ये एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जो होता है वो एज रिलेटेड डिजीज होता है। उसके बाद फिर एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो कम एज में भी स्टार्ट होता है। उसमें मल्टीपल जॉइंट्स में पेन बताते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली एक जॉइंट्स में पेन होता है। उसके बाद भी वो डिफरेंट टाइप का आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो एक एज रिलेटेड डिजीज है। तो आपने ये बोला ये एज रिलेटेड होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस ज्यादा मिलते हैं। तो ये बात सही है? क्योंकि सुनने में ये आता है आजकल जब हम देखते हैं कि बच्चों को, यंगस्टर्स को, उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। बच्चों को ऑस्टियोआर्थराइटिस तभी हो सकता है जब कोई जॉइंट्स में फ्रैक्चर हुआ हो, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर वगैरह होता है, उसमें होता है, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जो हम एज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसमें मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि हम जब कभी कभी एक्सरे निकालते हैं तो 40 के एज में भी आर्थराइटिक चेंजेस होता है और 78 में भी देखता हूँ कि आर्थराइटिक चेंजेस नहीं होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है फिर सिम्टम्स के ऊपर। और फिर जैसे हमसे कंसल्ट करते हैं तो फिर हम एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे में फिर देखते हैं किस ग्रेड का है ये बेसिकली। अच्छा, तो ग्रेड्स भी होते हैं। तो ग्रेड्स क्या होते हैं इसके? इसका 4 ग्रेड होता है बेसिकली। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2 अर्ली स्टेजेस होता है, 3, 4 एडवांस स्टेजेस होता है। तो 3, 4 स्टेज में जाने के बाद फिर पेशेंट बताते हैं कि बहुत दर्द होता है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में एज के साथ होता क्या है कि हमारा कोई भी जॉइंट्स होता है उसमें एक कार्टिलेज का लेयर होता है, और नी में खास करके एक फीमर बोन होता है, एक टिबिया बोन होता है, दोनों के बीच में। तो कार्टिलेज जब तक इंटैक्ट रहता है तब तक दर्द नहीं होता, क्योंकि पेन से वो इनसेंसिटिव होता है। जैसे कार्टिलेज का लेयर चला जाता है उसके बाद फिर बोन एक्सपोज हो जाता है, तो उसके बाद फिर पेशेंट्स पेन बताते हैं इसमें। तो जब ये सिचुएशन आती है तब वो ग्रेड 3 और 4 हो जाता है। हाँ, एक्सट्रीम। इसमें पेशेंट्स ये बताते हैं क्लिनिक में आने के बाद कि पहले थोड़ा थोड़ा दर्द था मुझे, अभी डॉक्टर साहब 4-5 साल से देख रहा हूँ कि अभी 1-2 साल से काफी दर्द है और बहुत मुश्किल हो रहा है चलना भी। एज के साथ साथ आपका बॉडी वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है बेसिक। तो इसमें अगर ओबेसिटी है तो उसको जल्दी चांसेस हो सकते हैं। जल्दी चांसेस होता है उसमें, क्योंकि आपका बॉडी वेट एक्चुअली ज्वाइंट से ही जाता है, खास करके मीडियल ज्वाइंट्स जो होता है उधर से जाता है, तो फिर उसमें ज्यादा जल्दी डेवलप करता है बेसिकली। जी, तो लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल भी इसमें कहीं ना कहीं, लाइफस्टाइल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है इसमें, वेट कम करना तो हम चाहिए। प्रिवेंशन पे भी बात करेंगे आगे और लाइफस्टाइल पे भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा टिप्स हमारे श्रोताओं को दें, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर हल्का हल्का पेन हो रहा है तो ये पेन क्या कभी कभी होता है या कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है। ये एक्टिविटीज से भी रिलेटेड होता है। पहले थोड़ा थोड़ा पेन होता है, फिर बोलेंगे कि जब मैं चलती हूँ या चलते हैं तो उस वक्त हमारा दर्द बढ़ जाता है, तो ये एक लक्षण होता है कि शायद आर्थराइटिस का अर्ली स्टेजेज है। तो उसी वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इसमें एक्सरसाइज वगैरह का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्ली स्टेज में खास करके, तो इस एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। जी, तो वो जब आपके पास आएंगे तो क्या आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? कोई टेस्ट होते हैं इसके? हाँ बिल्कुल टेस्ट होता है। सबसे पहले हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं कहाँ पे दर्द है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्चुअली मीडियल जॉइंट लाइन को इन्वॉल्व करता है, तो वहाँ पे टेंडरनेस होता है जिसको हम दर्द बोलते हैं, दबा करके देखते हैं, और कुछ आवाजें आती है, क्रिपिटेशंस बोलते हैं। थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटी भी डेवलप करता है, जिसमें दो टाइप का होता है, जो वेरस और वेलगस डिफॉर्मिटी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में वेरस डिफॉर्मिटी होता है। तो ऐसे, और फिर देखते हैं घुटना में सूजन है कि नहीं। ये सब देखने के बाद सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं एक्सरे करने के लिए। तो एक्सरे से हमें पता चलता है कि फिर किस ग्रेड में है, फिर उस ग्रेड के ऊपर फिर मैनेजमेंट डिपेंड करता है बेसिकली। अच्छा, तो मैनेजमेंट में क्या होता है? दवाइयाँ होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, कि सबका कॉम्बिनेशन होता है? सबका कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जैसे कि मेडिसिन देते हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, कुछ कैल्शियम्स, विटामिन डी जो आपकी हड्डी को मजबूत रखता है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा ग्रेड, सपोज ग्रेड 1, 2, 3 तक है, तो इसमें हम यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं, और इस वक्त हम मेडिसिन देते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं। फिजियोथेरेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बॉडी बोन और मसल से बना होता है। बोन एक स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, मसल्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जब हम एक्सरसाइज बताते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो मसल्स जब स्ट्रांग होता है, थाई मसल्स खास करके, तब ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, तो उससे पेन थोड़ा सा कम होता है। तो ये एक्सरसाइजेस भी कुछ पर्टिकुलर होती होंगी ना जो आप बताते हैं? हाँ, एक्सरसाइज पर्टिकुलर होता है। क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंडिंग एक्सरसाइज, वीएमओ बोलते हैं, वास्टस मेडियलिस ऑब्लिकस मसल्स के लिए वो एक्सरसाइज, तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके तब करना चाहिए। हॉट वाटर फर्मेंटेशंस कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स मिनिमल है इसमें, और कुछ मेडिसिन होता है जो इसमें अंदर में जो कार्टिलेज का डिग्रेडेशन होता है या वेयर एंड टेयर होता है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, तो वो कुछ मेडिसिन भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं इसमें। और अर्ली स्टेज ग्रेड 1, 2, 3 तक आजकल प्लेटलेटिस प्लाज्मा या और सिनविस्क इंजेक्शन होता है, जो उसका एक कंपोजिशन होता है, जो लुब्रिकेंट टाइप का चीज एक होता है, तो वो भी हम अर्ली स्टेज में ट्राई करते हैं। लेकिन एक बार स्टेज 4 आ जाता है तब शायद कुछ इसमें वर्क नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नी रिप्लेसमेंट्स करना पड़ता है। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे उसमें 15 से 25 साल बोला जाता है कि इम्प्लांट वर्क करता है नॉर्मल कंडीशंस में। कुछ लोगों में पहले भी खराब होता है। तो अगर कोई 50 केस में हमारे पास में आते हैं, उनका अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो शायद उनको एक रिवीजन सर्जरीज की जरूरत पड़ सकता है। तो उस कंडीशन से बोलते हैं कि नहीं, आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना काम खींच कर सकते हैं या फिर मेडिसिन लेकर के काम निकाल सकते हैं, निकालिए। वही कोई हमारे पास में 65-70 केस में आते हैं, उनका ग्रेड 4 है, उनका अगर हमने नी रिप्लेसमेंट किया तो शायद उनका जिंदगी निकल जाएगा। कितना परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट होता है नी रिप्लेसमेंट का? नी रिप्लेसमेंट्स का अच्छा सक्सेस रेट है, लेकिन इस सबसे पहले कभी भी हम सर्जरी प्लान करते हैं तो एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलता है, जो सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उन डॉक्टर से मिलना रहता है, तो वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हमें सर्जरी करना है कि नहीं करना है। सेम टाइम हम पेशेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे सपोज किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट करके। और सर्जरी के पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, सर्जरी के दौरान क्या लेना है, सर्जरी के बाद कैसे करना है। तो एज एक नंबर होता है कभी कभी, और मैंने खास करके 78-80 तक भी नी रिप्लेसमेंट किया है। तो जो ये नी रिप्लेसमेंट होता है, इसके बाद क्या प्रिकॉशंस या रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है? एक्चुअली जब हम सर्जरी प्लान करते हैं, इनफैक्ट उससे पहले ही फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मसल्स स्ट्रांग होता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम होता है। तो कभी कभी जैसे मैंने पेशेंट्स को देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो उस वक्त एक्सेप्ट नी रिप्लेसमेंट कुछ भी वर्क नहीं करता है। लेकिन आप उस वक्त फिजियोथेरेपी करते रहिए, नी मसल्स को स्ट्रांग करते रहिए। उसका फायदा क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन। तो जिनका मसल्स जितना स्ट्रांग होता है उनका चलना पहले होता है और आसानी से चलते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन थोड़ा फास्ट होता है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि लगेगा आपको स्टेज 4 में कि फिजियोथेरेपी से फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आप एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका मसल स्ट्रांग रहे और सर्जरी के बाद आप आराम से अच्छा से चल सकें जल्दी से जल्दी। तो फिजियोथेरेपी पहले भी की जाएगी और ऑपरेशन के बाद भी? ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी किया जाता है। यूजुअली जब इसमें सर्जरी प्लान करते हैं तो एक तो प्री एनेस्थीसिया चेकअप जो मैंने एक्सप्लेन किया, और सर्जरी के दिन यूजुअली एडमिट करते हैं या एक दिन पहले, और फिर
चौथा दिन, जैसे अगर एक नी रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग तो चौथा दिन या 5वां दिन डिस्चार्ज करते हैं। दोनों रिप्लेसमेंट करने से 6 या 7 दिन में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी के बाद। और कुछ पेशेंट्स अर्ली रिकवरी हो जाता है, कुछ किसी बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, मैंने अपना खुद पेशेंट्स को देखा है कि 2 वीक में भी उन्होंने वॉकर छोड़ दिया है। और कुछ पेशेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कौन पहले रिकवर करता है, कौन बाद में रिकवर। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में जो दर्द या जोड़ों में जो घिसाव होता है, तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ घुटनों पे हो, और भी हमारी जो बॉडी जॉइंट्स हैं जैसे शोल्डर है, हिप है, तो उनमें भी प्रक्रिया सेम रहती है। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम नी की बात कर रहे हैं, सेम टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप भी होता है, शोल्डर भी होता है। क्योंकि शोल्डर नॉन वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, इसमें वजन नहीं डालते तो आर्थराइटिक चेंजेस कम होता है। हिप में फिर भी देखने को मिलता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जिसको बोलते हैं उसमें, तो हिप में भी हो सकता है और जॉइंट्स में भी हो सकता है। तो सब में प्रक्रिया ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है, किस तरह से लक्षण होते हैं जैसा आपने बताया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे वो श्रोता जिनको दूसरे किसी पार्ट में दर्द है तो वो भी थोड़ा फायदा उठा लें और पहुंच जाएं डॉक्टर के पास। हाँ, तो जरूरी नहीं कि आपका आर्थराइटिस के वजह से ही दर्द हो, बहुत सारा कारण होता है। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करके देखना होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप या फिर शोल्डर या और कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने हमारी बातचीत के बीच में डॉक्टर साहब बोला था कि वेट भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। ओबेसिटी या आप ओवरवेट हैं तो वो जल्दी नीज पे असर आ सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, क्योंकि नी एक वेट बेयरिंग ज्वाइंट होता है, तो उसमें आर्थराइटिक चेंजेस ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी है जिनका वेट कम है, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी देखा गया है, बट चांसेस ज्यादा होता है जिनका वेट ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं कि लाइफस्टाइल, खान पान, इन सब से भी फर्क पड़ता होगा। वो भी थोड़ा बताएं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, क्या एक्सरसाइज इसको प्रिवेंट कर सकती है अगर हम शुरू से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नी मसल्स स्ट्रॉन्ग करने वाला वो करना है। एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 55-60 के बाद हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जॉगिंग और ट्रेडमिल्स वगैरह ये सब को अवॉइड करना चाहिए। और स्टेयर्स कम यूज करना चाहिए। स्टेयर्स से भी आपका जॉइंट्स का वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, तो और एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए। और कैल्शियम, विटामिन डी ये लेकर के मसल्स को और बोन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो कैल्शियम, विटामिन डी है, इनके सप्लीमेंट्स आप कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि लेना चाहिए? क्योंकि आजकल देखते हैं कि घर में रहते हैं लोग, वहाँ पे सनलाइट का बिल्कुल सोर्स नहीं होता है। ऑफिसेज आते हैं, वहाँ पे भी सनलाइट का कोई सोर्सेज नहीं रहता है। एसीज वगैरह में हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। और विटामिन डी का रिच सोर्स एक सनलाइट होता है, तो इसलिए हम विटामिन डी सप्लीमेंट में देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, कोई अपने से ले ले या टेस्ट करा के डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए? जैसे कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ 60 की एज है, 70 की एज है, तो ले लेना चाहिए कि कमी होगा, तो ये सही है? नहीं, मेरे ख्याल से डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए आपको। कैल्शियम हो या विटामिन डी हो, आपका सबसे पहले कभी सप्लीमेंट्स, जैसे विटामिन डी का लेवल बहुत कम है तो फिर डोज कितना होगा उस समय से, क्योंकि कभी कभी आपको हेपाटॉक्सिसिटी भी होता है उससे। अब किसी को स्टोन है तो उसमें हम कैल्शियम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस से कोई मेडिसिन लेना चाहिए। बहुत जानकारी आपने अच्छी आज दी है इस विषय पर। कुछ और कहना चाहेंगे, कोई और संदेश देना चाहेंगे? लाइफ स्टाइल्स अच्छा रखिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, यही कहना चाहूंगा मैं सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए हैं सर। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट विषय पर डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से शालिनी मित्तल की बातचीत सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक और महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। विषय है फिजियोथेरेपी फॉर पोस्ट सर्जरी रिकवरी, यानी शल्य चिकित्सा के बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है आपको वापस अपने काम में, आपकी पहले के जैसे फॉर्म में लाने के लिए। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर AS मूर्ति। आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। आपको 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 2005 से सर आप एम्स में हैं? जी मैम, इधर बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से
आकाशवाणी माध्यम से हम पब्लिक को कुछ अवेयरनेस दे देंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर एएस मूर्ति का बहुत कि बहुत आपने धन्यवाद समय मैम। निकाला है और सर आप स्टूडियो में आए हैं। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं और आजकल किसी ना किसी कारण से सर्जरी हो रही है, चाहे माइनर सर्जरी हो चाहे मेजर सर्जरी हो, पर फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से श्रोता समझें कि सिर्फ सर्जरी करा के छोड़ नहीं देना है, आपको वापस अगर रिहैबिलिटेट होना है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है। बिल्कुल आपने सही बताया। जो सर्जरी करने के बाद लोग ना वो ये सोच के बैठे हुए हैं, मेरे को दर्द हुआ था, मैंने जो है डिस्क सर्जरी कर लिया, मेरे को घुटना में दर्द हुआ, मैंने जॉइंट रिप्लेस कर दिया, अब तो हम दौड़ेंगे। बट यहाँ पे ये मिथ चेंज करना है, क्योंकि आपको जो सर्जरी 20% हो गया, अब रेस्ट 80% आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आने के लिए हम फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जो बोलते हैं पुनर्वास। अब फिजियोथेरेपी फॉर एग्जाम्पल आप नी रिप्लेसमेंट कर दिए, हिप रिप्लेसमेंट कर लिए, तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मसल इम्बैलेंस हो जाती है। अब उसको प्रॉपर फाइंड आउट करके क्या एक्सरसाइज करना, जो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, जब संपर्क करेंगे तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर सिखाएंगे, आप करवाएंगे भी है। अब नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको पता है सर्जरी हो गया, फिर उसके बाद आप थाई मसल्स को कैसे मजबूत करना है, एडी में जो पिंडली मसल है उसको कैसे खिंचाव करना चाहिए, ये सारी चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नॉर्मल लाइफ में लीड करेंगे। अदरवाइज क्या होता, आपने सर्जरी कर लिया, थोड़ा बहुत जो बता दिया वो कर लिया, फिर वो पेन हमेशा बना रहेगा, तो फिर वो सर्जरी करने का लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां आप पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी करना जरूरी है। साथ साथ सर्जन ये भी एडवाइस करेंगे सर्जरी के पहले भी आप फिजियोथेरेपी करके मसल्स के अंदर जो खिंचाव होना चाहिए, जो मजबूत होना चाहिए, जॉइंट में लचीलापन होना चाहिए, वो सारी चीज आपको करेंगे तो पोस्ट सर्जरी के बाद आप बहुत फायदेमंद में रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए डॉक्टर मूर्ति कि कई बार हम ये सुनते हैं नी रिप्लेसमेंट हो गया है, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन जब हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसने उसके बाद कुछ एक्टिविटी की ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या ये कारण बनता है? बिल्कुल। अब एक छोटे से एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिसको घुटना 90 डिग्री के ऊपर मुड़ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आप जॉइंट जो जोड़ है ना उसमें बहुत ज्यादा रगड़ाई हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा रबिंग हो रही है, तो इसका मतलब आपका थाई मसल बहुत टाइट है। अब आप मसल टाइट है तो इसलिए आप जॉइंट सरफेस बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। अब आप मान लो उस मसल्स को ढीला करना है, अब उसके लिए आप आजकल बहुत नए नए टेक्निक हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, वो सब आप अप्लाई करेंगे, वो करवाएंगे, आप फिजियोथेरेपी पास जाएंगे, वो समझाएंगे, सिखाएंगे, वो आप उस मसल्स को लचीलापन को ज्यादा बढ़ा देंगे, तो जॉइंट सरफेस के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे लोग यही कंप्लेंट है, मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ उतरती हूँ बहुत पेन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मसल्स के अंदर वो खिंचाव नहीं है। क्योंकि हमारा डे टू डे एक्टिव में कुर्सी में बैठते हैं, चले जाते हैं, कोई भी हम पुराना रिवाज फॉलो नहीं करते हैं। जो इंडियन टॉयलेट में जो बैठते हैं उखड़ू मुखड़ू बैठते हैं वो कोई नहीं करता है, वेस्टर्न टाइप यूज करते हैं। पलती मार के हम पुराना क्या जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, वो सब बंद हो गया डाइनिंग टेबल पे। तो जो चीज आपको नेचुरली जो बचपन से जो स्ट्रेचिंग होती रहती है वो हम छोड़ दिए। अगर आप प्रॉपर बचपन से लेके अभी तक, जब तक आप उखड़ मुखड़ जैसे स्क्वाटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इंडियन टॉयलेट में जो बैठने का तरीका है, दूसरा आप पलती मार के बैठ के आराम से जो है खाना खाने का, तो ये जो चीज है ना ये हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये करते आएंगे तो आपको खिंचाव होती रहेगी, तो जॉइंट में प्रेशर नहीं पड़ेगी, जल्दी घुटना बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खराब नहीं होगी। ये आपने इस बात का जवाब दिया जो मैं अब पूछने वाली थी कि अक्सर सुनने में आता है कि पहले तो नी सर्जरीज या ये सब रिप्लेसमेंट्स नहीं हुआ करते थे, अब क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने बताया कि हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, और जो हमारे नेचुरल जो एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में जो हम फॉलो करते थे, वो चीज़ अब हम नहीं कर रहे हैं। और खासतौर पर जब बच्चों को हम देखते हैं सर, स्क्रीन टाइम और फोन के साथ या लैपटॉप के साथ वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका बाहर निकलना भी कम हो चुका है, तो एक्सरसाइज तो दूर की बात है। बिल्कुल, हमारा पुराना जवाब के साथ साथ हम उसको लिंक में ले आ रहे हैं। आप देखिए ना आजकल के बच्चों, आप देखिए एक तो घर पे ही रहते हैं, घर पे चप्पल ही पहन के रहेंगे, वो कभी रफ सरफेस में, गार्डन में नंगे पैर में चलते ही नहीं है। क्योंकि जो आपके जो फूट है ना, फूट में इतना सेंसरी पॉइंट्स हैं, तो आप बच्चे को आप ले जाके, हम लोग बचपन में क्या करते थे, खाली पैर में जाके खेलते थे, इतना बढ़िया आर्च बनता था। जो फूट में आर्च जो है, आप एक शॉकर है, हमारा होल बॉडी की वही जो है टॉलरेट करता है। ये सारी चीज आपको जो है
क्रिएट तब होती है, बचपन से ही होती है। अब ये चीज हम बच्चे को एक्सपोज देते नहीं है, घर पे रहते हैं, हर घर में देखिए कोई सीमेंटेड फ्लोर है ही नहीं है, सब टाइल्स हैं, मोजाइक टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, तो बच्चे को वो एक्सपोज नहीं हो रहा। अब मैक्सिमम 100 में से कम आप देखेंगे तो 50-60% बच्चे फ्लैट फुट में रहते हैं। फ्लैट फुट मतलब क्योंकि वो आर्च अगर नहीं रहेगा तो उनको आप देख, बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं, चलते रहते हैं, पंजे में इतना दर्द होता है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द। हमारे पास पेशेंट आते हैं, सब बच्चे, स्कूल के बच्चे आते हैं जो हम कभी देखे ही नहीं। हम भी जब स्कूल लाइफ में हम देखा, कोई भी ऐसे कंप्लेन नहीं करते मेरे को दोस्त में मेरे कमर दर्द हो रहा, एडी में दर्द हो रहा। अब आजकल का बच्चे देखिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया, प्ले टाइम, आउटसाइड प्ले टाइम कम हो गया, जाते भी नहीं है। तो ये चीज आप बच्चे को आप प्रमोट करना, बच्चे को आप ले जाना पार्क में, इवन घर के बाहर भी आप थोड़ा खाली पैर में आप अपने घर के साफ सफाई रखिए, ये सोच के बैठे हुए पैर में कुछ ना लग जाए, है ना। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है बच्चे के भविष्य के लिए। सर, ये फ्लैट फुट की आप बात कर रहे हैं, क्या फ्लैट फुट ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से? बिल्कुल मैम, वक्त के पहले अगर मान लीजिए अब ये जो है 18-20 साल है बच्चा, अगर उस पहले अगर फाइंड आउट कर दिए उनका हम फुट, क्योंकि फ्लैट फुट क्यों हो रही है, फुट मसल्स के अंदर 4 लेयर है, फुट जो लेयर बोलते हैं, फुट में 4 लेयर मसल्स हैं। अब मसल्स के अंदर प्रॉपर ताकत नहीं रहेगा तो पूरा फ्लैट फुट हो जाएगा, मसल इंबैलेंस वजह से। फिर अगर मसल्स में ताकत नहीं रहेगा, बोन के अंदर जो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, बचपन से उनको फुट एक्सरसाइज सिखा देते हैं, आप पंजों को, मांसपेशियों को कैसे मजबूत करना। उसके साथ साथ हम एक मॉडिफाइड इंसोल भी बना के दे देते हैं जो बच्चों को आर्च बना कर रखता है, जो जिसके पैर है उसी हिसाब से नाप लेके बनाना चाहिए। अब कस्टमाइज्ड है। एंड दुकान में भी, शू की दुकान में भी बोलते हैं इसमें आर्च है। भाई आर्च किसके लिए बनाया, आपने एक स्टैंडर्ड साइज में बना दिया, बट कस्टमाइज्ड टाइलर मेड अगर करके देंगे तो ये आर्च भी बन जाएगा। आर्च के साथ साथ वो मेंटेन करने के लिए हम एक्सरसाइज भी सिखा के उसको हम करेंगे ताकि फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब सर्जरी होती है तो किस तरह से फिजियोथेरेपी आप क्या क्या बताते हैं उनको? देखिए, सर्जरी जिस दिन होती है उसी दिन से हम जो है थोड़ा जो सर्जरी पार्ट में आप देखेंगे फ्लूइड कलेक्शन रहता है, रेडनेस रहता है, तो उसको हम थोड़ा आइस पैक वगैरह दे के इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं, उसमें कुछ फुट एक्सरसाइज वगैरह कर देते हैं, साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उनको सीढ़ी कैसे चढ़ना उतरना, घुटना कैसे मोड़ना है, सीधा करना है, कहाँ पे पिलो लगाना है, वो सब हम बताते हैं। अब वहाँ पे जैसे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, फिर हम जो है मसल को मजबूत करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ चलने के जो एक्सरसाइज है या तरीका है, जो गेट ट्रेनिंग बताते हैं, वो भी हम बताते हैं कैसे चलना चाहिए, कब जो है वॉकर यूज करना चाहिए, कब वॉकर हटाना चाहिए, वॉकर से फिर स्टिक में कब आएंगे, फिर स्टिक भी कैसे विड्रॉ करना है। तो ये सारा फिजियोथेरेपी एक प्रोटोकॉल होती है, तो फिर हम सिखाते भी हैं। आप जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर रेकमेंड करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए। आप पेशेंट, कुछ लोग समझदार हो जाते हैं, 2 दिन फिजियोथेरेपी करके एक्सरसाइज सीख के वो ये सोच के बैठे हुए हम जीवन भर यही एक्सरसाइज करेंगे, बट इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती है। पहले सिंपल होगी, फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर अच्छे से हेल्दी हो गया, फिर स्ट्रेचिंग करा देते हैं, फिर गेट ट्रेनिंग करते हैं। गेट में भी कैसे चलना चाहिए, साइड वॉक करना चाहिए। लगभग कितना समय लगता है किसी को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट होने में? देखिए, ये कंडीशन वाइज है, टाइप ऑफ सर्जरी है, कंडीशन कैसे उम्र के हिसाब से होती है। अब ओल्ड एज है, 70-80 साल है, उनको थोड़ा लंबा चल जाता है, थोड़ा हेल्दी है, किसी को 40-45 में भी लोग रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट है, टाइप ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता होगा। तो सर, जैसे कुछ एक्सीडेंट्स के केसेस की बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हो गई या एब्डोमेन इंजरी हो गई या किसी तरह की भी इंजरी हो सकती है, नी की इंजरी हो गई, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसमें किस तरह से आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको सही करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल मैम, आपने सही पूछा। अब जिसको हेड इंजरी हो गया, हम आईसीयू से हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। हेड इंजरी में क्या होता है, वो सांस लेने में दिक्कत या फिर पहचानने में, उसका जो जीसीएस स्केल बोलते हैं, अकॉर्डिंग स्केल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब आईसीयू में हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, वहाँ पे चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब वेंटिलेटर का कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर जाता है तो फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन आ जाती है, बलगम वगैरह बन जाती है। अगर चेस्ट के अंदर क्लियर नहीं रहेगा यार, एक गैस एक्सचेंज नहीं होती है, तो इसलिए अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी है, पैर में टेढ़ापन नहीं आ जाए तो इसलिए वहाँ पे पैर में भी फिजियोथेरेपी सिखाते हैं, करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें, कुछ लोग जो है बाइक एक्सीडेंट
या ऊपर से गिर जा रहे हैं। ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंट नहीं है, वो ऊपर बिल्डिंग से भी हो जाते, गिर जाते हैं, है ना। तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, गर्दन पे चोट लग जाता है, दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। अगर उससे कमर पीठ में अगर चोट लगा, वो दोनों पैर पैरालाइज हो जाता है। तो उनको भी हम जो है उसी हिसाब से फिजियोथेरेपी करते हैं। वो भी आप कुछ लोगों का आधी मसल्स काम करता है, कुछ के कंप्लीट पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उसका अकॉर्डिंग हम जो कमजोर मसल्स को मजबूत करते हैं। और समय लगता होगा हर बिल्कुल, वो ये तो आप समझ लीजिएगा, टाइम आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना, किसी के 2 साल भी, क्योंकि हेड इंजरी में क्या होता है, वो सामने वाला का पहचान भी नहीं पाते हैं। तो वो क्या, जब सामने वाला बात नहीं कर पा रहा, आपको पहचान नहीं रहा, तो फिर उनको तो पूरी आपका नर्सिंग केयर बहुत जरूरी है, फिजियोथेरेपी, क्योंकि प्रेशर सोर बन जाती है, जख्म बन जाती है, पैर अकड़न हो जाती है, उसको तो आपको करके मुलायम रख के एटलीस्ट व्हील चेयर में घुमाओ, अगर नहीं चल रहा एटलीस्ट व्हील चेयर घुमाओ, सनलाइट, क्योंकि उसमें विटामिन डी भी कम हो जाती है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मैंने ये बोलते भी सुना है कि फिजियोथेरेपी क्या है, हम घर पे योग तो कर रहे हैं, योग से ही ठीक हो रहे हैं हम। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताएं। योगा बिल्कुल आज की जो हमारा लाइफ हम जी रहे हैं, योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब हेल्दी पीपल हैं। हेल्दी पर्सन के लिए बिल्कुल, जहाँ फिजियोथेरेपी है वहाँ पे क्या है, वो थेरेपी डिजाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग द पेशेंट। अच्छा। योगा क्या है, सूर्य नमस्कार तो मतलब वही स्टेप है, जनरल है। हाँ जनरल है, फॉर हेल्दी पीपल, फॉर हेल्दी पीपल। अब वहां पे आप पेशेंट है, उनको कमर दर्द है, फिर हम कमर दर्द को भी जो है एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज नहीं होती है। किसी को जो है उल्टा लेट के पैर पीछे करना होगा, किसी को सीधा लेट के ऊपर करना होगा, किसी के कोर मसल्स के ऊपर ध्यान देना होगा, किसी को फैसेट जॉइंट, मतलब इसमें कई ऐसे डिजाइंड है जो पेशेंट को, हर पेशेंट का अलग थेरेपी होती है। और इसमें मशीन्स भी आप बहुत यूज करते हैं। मशीन्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्या है, एक पार्ट इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर बहुत इलेक्ट्रोथेरेपी जो पेन रिलीविंग मोडालिटीज है। एक एक्सरसाइज थेरेपी है, उसमें हम एक्सरसाइज थेरेपी, एक्सरसाइज भी सिखा सकते हैं। आजकल जो मैनिपुलेशन थेरेपी है, मायोफेशियल रिलीज, बहुत टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में ऐसे जो पेन किलर टाइप का ही है, जो हम लगाते हैं, पेन तो कम हो जाएगा, बट मैक्सिमम आजकल जो फिजियोथेरेपिस्ट हैंड्स ऑन में हो गया, जो क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का जो मैजिक 10 उंगली में है, क्योंकि ये दर्द दूर करने के लिए आप एक गोली खा के जो रिलीव होने में जो टाइम है, उससे कम टाइम पे वो 10 उंगली का जो मैजिक है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। वो यूं मिनटों में दर्द दूर कर देगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी के जो एक टैग लाइन है, हम फिजियोथेरेपिस्ट पेन को ट्रीट नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द को इलाज नहीं करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट दर्द कारण को इलाज करते हैं, ताकि जो है जड़ से खत्म हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बोली, और बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस को आज समझ पाएंगे। एक चलते चलते और प्रश्न करना चाहूंगी कि हमने एक शब्द सुना है डॉक्टर साहब, न्यूरो फिजियोथेरेपी। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये क्या है, हमारे श्रोताओं को समझाएं। ठीक है, एक तो फिजियोथेरेपी एक समुद्र है। हाँ, अच्छा। क्योंकि इसके अंदर आप कई ऐसे सब डिविजन है, न्यूरो, कार्डियो, पीडियाट्रिक, रिहैबिलिटेशन, कैंसर, हर चीज की होती है। तो इसमें आप रिहैबिलिटेशन, जो आप न्यूरो की बात कर रहे हैं, न्यूरो में आप देखेंगे बच्चों में भी प्रॉब्लम, बूढ़े में भी प्रॉब्लम होती है, मिडिल एज में भी है। अब बच्चों में आप देखेंगे इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम है, ये सारा आप देखेंगे, वो भी डिपेंड फिजियोथेरेपी है। अब आप सीपी, एसीपी में कैसे ऐसे वैरायटीज हैं, तो उसमें माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, किसी को अकड़न ज्यादा रहता है, किसी को जो है एथिटाइट टाइप बोलते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहता है, टैक्सिक बोलते हैं। तो वो जो पेशेंट है उसको क्या थेरेपी चाहिए, उसके एक्सपर्ट है। अब फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन, इस तरह ऑर्थो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स होती है, न्यूरो फिजियोथेरेपी अलग कोर्स होती है, स्पेशलाइजेशन, हाँ, सुपर स्पेशलाइज्ड है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज हम समझाते हैं। जी, बहुत सारी जानकारी आपसे हमें मिली है, और निश्चित तौर पर हम इसका फायदा भी जरूर उठाएंगे, और बहुत कुछ अभी जानना भी बाकी है। तो आपको हम ये कहेंगे कि आगे भी कार्यक्रमों में आते रहिए, हमें समझाते रहिए कि फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है, और उसकी जो सब ब्रांचेस की बात करेंगे, आज समय नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आगे हम कोशिश करेंगे इन विषयों को भी छुएं और अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप फिजियोथेरेपी फॉर फोर्स्ड सर्जरी रिकवरी इस विषय पर डॉक्टर AS मूर्ति, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।